थोड़ा बंगला उतना कमज़ोर है, बट रानादा है हमारा साथ। आप लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ पे आए हमारे बुलाने पे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। हम थोड़ा सा ओपनिंग रिमार्क्स दे देते हैं, फिर वी कैन आप लोग क्वेश्चन आंसर्स जो भी है वो कर लेंगे। तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। हमारे राज्यसभा के एमपी दिनेश त्रिवेदी जी उसके चेयरपर्सन हैं, और ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है टीएमसी पार्टी की। और दीदी ने इसका दायित्व हमको दिया है, जिम्मेदारी कि भाई इसका काम करो। और इसका काम बड़ा सिंपल है। पश्चिम बंगाल में 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ आउट ऑफ 11 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो हिंदी भाषा भाषी, और टीएमसी का हिंदी भाषा भाषी लोगों के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है। बट कहीं ना कहीं एक फॉर्मल प्रोसेस, एक फॉर्मल डायलॉग का ज़रूरत महसूस हुआ। तो बोले एक पूरा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तैयार करो जहाँ पे ये लोग खुला मंच हो, जहाँ पे ये लोग आएँ और हमारे टीएमसी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, और गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक ये लिंक का काम करे, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझें, गवर्नमेंट तक ले जाए और उसका सोल्यूशन निकाले। कुछ लोगों के साथ हमारा रिलेशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, कुछ के साथ नहीं है, कुछ नए लोग हैं उनके साथ भी बनाएंगे, उनको भी हम लोग जोड़ेंगे। और ये चुनाव को देखते हुए नहीं किया गया, क्योंकि मुझे मालूम है सब सवाल आप लोग पूछेंगे, इसलिए मैं पहले ही बोल दूं। दीदी पिछले 10 सालों में हिंदी भाषा भाषियों के लिए बहुत काम किया। दीदी ने हिंदी में क्वेश्चन पेपर क्लास 10 के लिए, फिर 12 के लिए क्वेश्चन पेपर, फिर हिंदी में आंसर स्क्रिप्ट अलाउ किया। आप लोगों को लगता होगा सब छोटी छोटी चीज़ें, बट जिन बच्चों को क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक हिंदी में पढ़ने के बाद अचानक अगर इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर या बांग्ला क्वेश्चन पेपर थमा दिया जाता था, तो उसके लिए ऐसे ही होता था जैसे बिंजल मछली, उसको समझ में नहीं आता था कि क्या करे और कैसे करे। तो ये सब चीज़ों ने दीदी ने किया। कॉलेजेस खोला। 2010 में 1000 स्कूल्स भी नहीं थे हिंदी मीडियम के, आज 1600 हैं। एक बहुत बड़ा फेनोमेनन था कि यहाँ पे क्लास 9-10 तक हिंदी भाषा भाषी लोग के बच्चे पढ़ते थे, फिर वो लोग यूपी बिहार चले जाते थे अपना मैट्रिक वैट्रिक करने के लिए, फिर वहीं रह के नौकरी वोकरी कर लेते। अब उल्टा होने लग गया है, और दीदी के आशीर्वाद से इंडिया का दूसरा और ईस्टर्न इंडिया का पहला हिंदी यूनिवर्सिटी कलकत्ता के पास हावड़ा में आ रहा है। उससे ये होगा कि अब यूपी बिहार से स्टूडेंट्स जो हैं, यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आके हिंदी पढ़ेंगे। जो अब उल्टा हो रहा था वो अब उल्टा होगा, अब वहाँ से लोग यहाँ आके पढ़ेंगे और यहाँ हिंदी में नौकरियाँ भी मिलेंगी उनको, चाहे जिस भाषा में भी वो काम करना चाहे वो पूरी फ्रीडम रहेगी। इसी प्रकोष्ठ में हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो किया था कि पश्चिम बंगाल 5 डिविजन्स में है। नॉर्थ प्रेसिडेंसी डिवीजन है, बर्दवान डिवीजन है, मिदनापुर है, उसी में से एक जलपाईगुड़ी डिवीजन है। तो कुछ दिनों पहले संजय भाई कलकत्ता पहुंच नहीं पाए थे, उनके फैमिली में कोई अचानक इमरजेंसी आ गई थी मेडिकल, बट वहाँ पे हमने इनका नाम अनाउंस किया था कि हमारे जलपाईगुड़ी डिवीजन के कन्वीनर होंगे संजय जी। हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इनके साथ काम किया है हमने, ग्राउंड पे फील्ड पे कैंपेनिंग की है। तृणमूल के बहुत बहुमूल्य सदस्य हैं, और ऐसे लॉयल, ऐसे कर्मठ नेता ही तृणमूल खोज रही है। उसी के साथ साथ इनके कंसल्टेशन में हम लोगों ने यहाँ पर आज की जो सभा है, ये जो मेन उद्देश्य है हम लोगों का कि जो प्रेसिडेंट जलपाईगुड़ी डिवीजन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर्स का अनाउंसमेंट करना, ताकि ये डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर्स एक एक करके काम लगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, अपने अपने इलाके में जाएं, और पंचायत लेवल पर हो, चाहे ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे ज़िला लेवल पर हो, अपनी अपनी कमिटीज़ बनाएं और उनसे सब लोग मिलकर ये सारा प्रोसेस हम लोग क्रिसमस के पहले ख़त्म करना चाहते हैं। कल भी मैं आप लोग सबको आमंत्रण है, ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड। कल मैं सुबह जा रहा हूँ रायगंज, रायगंज के बाद मालदा, शायद बालूरघाट भी जाऊँगा, तो वहाँ भी आप कल ये सब एरिया पूरा नॉर्थ बंगाल कवर करना है। और हम लोग चाह रहे हैं कि अगले 1 महीने 1.5 महीने में हम लोग 1.25 करोड़ लोगों तक आउटरीच प्रोग्राम करेंगे। ये जो घरे द्वारे हम लोग के जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, स्वास्थ्य साथी से लेकर, ये हमारे हिंदी भाषा भाषी लोग हमेशा इसका लाभ उठाने में चूक जाते हैं या छूट जाते हैं, तो उसके बारे में उनको जानकारी देंगे ताकि वो लोग भी स्कीम्स का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। तो
मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत खुशी है कि दार्जिलिंग प्लेन डिस्ट्रिक्ट के लिए मुन्ना प्रसाद जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आके स्टेज पे आए। दार्जिलिंग हिल से चुनचुन भूटिया जी, ये हमारा काउंसलर भी है वहाँ से। जलपाईगुड़ी से अमरनाथ झा और कूच बिहार से शैलेंद्र शॉ। ये आते आते कोई उनके अभी इमरजेंसी आ गई इसलिए ये नहीं पहुँच पाए। तो इन सब लोगों को आज हम घोषणा कर रहे हैं, इनका नियुक्ति समझ लीजिए, घोषणा समझ लीजिए। और हम ये लोग सब है आप लोग के सामने, एक बार सब अलीपुर द्वार का बाद में करते हैं। तो संजय जी और इन चारों ने हमको कहा है कि बहुत जल्दी ये तृणमूल में बहुत लोगों की ज्वाइनिंग भी करवाएंगे। सॉरी मेरे से गलती होगी, कालिम्पोंग छूट गया। कालिम्पोंग से भीम अग्रवाल जी आए हुए हैं। आइए भीम जी, सॉरी। हाँ आइए। ठीक है, हम गिनती में 4 बोल रहे थे ना। हाँ तो देखिए भाई, इन चारों ने कमिट किया कि बहुत सारा ज्वाइनिंग कराएंगे और पार्टी की संख्या बढ़ाएंगे और पार्टी को बहुत भारी जीत भी दिलाएगा, खाली इस इलेक्शन में नहीं, आने वाले हाल इलेक्शन में। और हिंदी भाषा भाषियों का जो भी प्रॉब्लम होगा, कई प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। हम लोग दीदी के साथ शेयर कर रहे हैं। दीदी उनको जहाँ जहाँ तुरंत एक्शन लेना है तुरंत एक्शन ले रही है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ। मैं पिछले हफ्ते कल्याणी में गया था, नदिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और वहाँ पर एक गरीब आदमी हमारे पास आया। हम लोग ईटा के भट्टी के मजदूरों के बीच में जाके मिल रहे थे और वो बोला भाई हमारे पास पैसे नहीं थे दाह संस्कार, जो अंतिम संस्कार करने के लिए। और हमें बड़ा अजीब लगा। हम लोगों ने वहाँ लोग मिलकर इंतज़ाम किया और फिर ये पता चला कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जहाँ पर हर म्यूनसिपैलिटी, हर पंचायत को एक इमरजेंसी असिस्टेंस 2000 से लेकर 3000 रुपये देने का हक है, ये डेथ केस में। मगर इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो जो ईंट भट्टी में जितने मजदूर थे उनको पता ही नहीं था इसके बारे में। और जब से पता चला उस इलाके में ये आम तौर पे होता था और अब वो प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो गई है। अब वो लोग पंचायत को अप्रोच करते हैं और वो कम से कम 2000 रुपये मिलकर वो लोग अपना दाह संस्कार क्रियाक्रम कर लेते। तो ये एक उदाहरण था कि इस तरह के बहुत सारा जगह है जहाँ हमारे लोग काम कम और इस सब में धंधे में इतने बिजी रहते हैं कि ये जो सरकार उनके लिए जो इतना सब कुछ कर रही है वो उनको पता नहीं हो या उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो। तो ये प्रकोष्ठ के जो सदस्य हैं ये जानकारी भी देंगे, जोड़ेंगे भी और चेष्टा ये करेंगे कि वो पूरी फायदा लोगों को तक पहुंचा सके। हम राणा दा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ आए हैं। अब हम राणा दा को रिक्वेस्ट करेंगे वो अपना 2 शब्द कहें। धन्यवाद विवेक जी। ये जो आप लोगों ने दीदी का जो सामने हिंदी भाषियों का जो 1 करोड़ हिंदी भाषी हमारा पूरा राज्य में है, उनके लिए आप लोगों ने सोचा है। दीदी ने आपको दायित्व दिया है हमारा माननीय विवेक गुप्ता जी को। ये बहुत जरूरी था हमारे लिए कि एक हिंदी समाज के लिए ये एक उदाहरण है कि माननीय मुख्यमंत्री उनका 10 साल में जो जितना भी उन्होंने संकल्प लिया और आगे बढ़ा, 100% उसमें सक्सेस आया है। अब देख रहे हैं कि दुआरे सरकार, घर घर में सरकार और हमारा बंगोध्वनि यात्रा ये कितना सफल रहा। मैं आप लोगों के सामने आज का डेटा मैं रखता हूँ कि 1 करोड़ 20 लाख परिवार इसमें ऑलरेडी शामिल हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसमें विवेक जी बता रहे थे। हमने जब सुना कि 5 बोरों में हमारा ये दुआरे सरकार चल रहा है, तो मैं यहाँ का जिला शासक और यहाँ का जो एडीएम लैंड है जो ये काम में जुड़ा हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट किया
और हमने खालपारा में भी एक स्पेशल कैंप ये दुआरे सरकार का वहाँ लगाया और 1000 परिवार वहाँ उस दिन अपना ये जो स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए फॉर्म फिलअप किया है। बिजनेसमैन उतना दूर जाके वो बनाना नहीं चाहते, उनका समय भी नहीं होता है। इसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरा 10 करोड़ जनता के लिए हमारा ये काम उन्होंने ये स्वास्थ्य साथी कार्ड जो 5 लाख का इंश्योरेंस, ये बिजनेसमैन हो या नौकरी करे या आम जनता हो या गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, जितना भी है सबके लिए ये 5 लाख का इंश्योरेंस मैं अनुरोध करता हूँ। हमारा जितना भी जर्नलिस्ट आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों का एक तो माहौई बोल के है, अगर आप लोगों का माहौई नहीं मिला तो आप जरूर ये स्वास्थ्य साथी में आप लोग लीजिए और 5 लाख का इंश्योरेंस पूरा 150 हॉस्पिटल, नर्सिंग होम इंक्लूडिंग एम्स एंड भेलोर, ये आप लोग ये सुविधा आप लोग ले सकते हैं। ये मैं अनुरोध करता हूँ और एक बार मिस्टर विवेक गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमको यहाँ उन्होंने बुलाया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मुन्ना को और हमारा चुन भीम जी, हमारा अमरनाथ जी, सब हमारा पुराना साथी, इन लोगों को आपने दायित्व दिया। मैं आशा करता हूँ कि हिंदी प्रकोष्ठ आगे आने वाला दिन में निखिल भी है हमारा कोऑर्डिनेटर, मैं आशा करता हूँ कि सिलीगुड़ी कलकत्ता का एक छोटा संस्करण है, वहाँ भी जैसे हिंदी भाषी बहुत होता है। हमारा सिलीगुड़ी में तो आप जानते हैं लगभग 40-50 हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं चाहूँगा कि और थोड़ा समय हमारे लिए यहाँ आप देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब संजय जी बहुत संक्षिप्त में आपसे बात करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स। आप बता दीजिए आप लोग क्या यहाँ लोकल क्या क्या अरेंजमेंट हाँ कर। सबसे पहले तो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जो हमारे प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष श्री विवेक गुप्ता जी उपस्थित हैं, इस प्रकोष्ठ के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने के लिए और इस अभियान में मुझे और इन साथियों को शामिल करने के लिए मैं पहले तो उनको धन्यवाद देता हूं और उनके माध्यम से मैं पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को, जन नेत्री दीदी ममता बनर्जी को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हिंदी भाषी समाज समुदाय बंगाल में बड़ी अच्छी तादाद में है। इन तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, सरकारी योजनाओं को बताने दीदी ने एक अभियान जो शुरू किया है द्वारे सरकार, हम इस प्रकोष्ठ के माध्यम से राज्य सरकार के कार्यों को पहुंचाएंगे जन जन के द्वार दीदी सरकार। और इस ये पहुंचा के सिर्फ नहीं रहेंगे, उनके जो सुझाव हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, वो भी संग्रह करेंगे और उसे सरकार तक पहुंचाएंगे। हम सरकार और पार्टी के बीच हिंदी भाषियों के साथ और सरकार के मध्य बीच में एक सेतु का काम करेंगे। सरकार के लाभों की योजनाओं को पहुंचाएंगे जन जन तक और जन जन की आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। ये पार्टी ने जो महत्वपूर्ण दायित्व हम सभी के ऊपर सौंपा है, इसको बखूबी निभाएंगे और आने वाले दिनों में 2021 के जो चुनाव है सामने, उसमें भी विजयश्री प्राप्त करेंगे और आने वाले हर चुनाव में जन जन की सेवा करके जन जन के हृदय को जीतने का प्रयास करेंगे। यही पार्टी के प्रति, मां माटी मानुष आंदोलन के प्रति, जन नेत्री दीदी के सेवा कार्यों के प्रति हमारी जो आस्था है वो हम ऐसे ही प्रकट करेंगे। और अब चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे पहले कि विवेक जी गुप्ता फिर आपको संबोधित करें, मैं भाई निखिल साहनी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपना संक्षिप्त में उत्तर करें। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम विवेक गुप्ता जी को मैं धन्यवाद
ज्ञापन करना चाहता हूँ। जो आपने जो दीदी का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो दायित्व उनको दिए हैं, उनको जन जन तक पहुँचाने का जो काम किया जो हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में और हमारे जिला में मुन्ना प्रसाद को दिए हैं, मैं आशा करता हूँ जिस आशा आकांक्षा के साथ दीदी ने जो दायित्व दिए हैं, हम लोग भली भांति सब मिलकर हम लोग हिंदी भाषाभाषियों के यहाँ पहुँचेंगे। क्यों हमसे मुख फिरा रहे हैं, हम लोग उनके शिकायत जिस तरह सुनेंगे, कैंप लगाएंगे, जगह जगह कैंप लगाकर उनको शिकायत सुनेंगे और उनका जो समस्या है उस समस्या को हम लोग जो समस्या होगी हम सरकार के पास पहुँचाएंगे और सब हम लोग मिलकर एक साथ उस समस्याओं को समाधान करेंगे, ये आशा रखते हैं। और मैं इतने संक्षेप बोलकर मैं अपना बात मैं आप लोगों ने शायद ये देखा होगा, बट मैं फिर भी पता नहीं आप लोगों ने देखा ये देखा ना। मैं अगर आप लोगों ने देखा तब मैं इसमें से नहीं पढ़ रहा हूँ, तब आप मैं क्योंकि ये जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है ये दर्शाता है, मैं खाली मतलब यहाँ से एक चीज़ खाली लेके आपको किसी ने आज मैं यहाँ पे जब वहाँ खड़ा था तो किसी ने पूछा था पिछले 10 साल में 30 नए यूनिवर्सिटी, 50 नए कॉलेज, 78 नए ITIs, 36 पॉलीटेक्निक्स and 95,000 new school classrooms have been created since 2010। पहले खाली एक एजुकेशन के लिए मैं बता रहा था। कहने का मतलब ये है कि एक नेता है जो काम करके आपसे वोट मांग रहा है या आपका साथ मांग रहा है, और एक नेता वो है जो भ्रम फैला के और वादे भी नहीं कर रहा है। जो हमारे राजनीतिक ओपोनेंट हैं अभी तक तो वो खाली बंगाल में बोल रहे हैं दीदी को हटाओ या वो करो, मगर वो क्या करेंगे उसका कोई डिटेल नहीं। क्या प्रोग्राम है, क्या पॉलिसी है, क्या ऐसा अच्छा वो कर देंगे जो दीदी नहीं कर रही है। जब वो उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं वो हमको नहीं मालूम। खाली तोड़ भांग, जात पात धर्म इन सब पे बांटना करना, छीनना भागना, ये सब करना। मगर बंगाल के लिए क्या करना चाहते हैं ये मैं जानना चाहता हूं। दीदी पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखती है, मगर यहां से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों के थ्रू पूछना चाहता हूं कि भाई आपका उद्देश्य क्या, कुछ तो बताइए कि आप बंगाल के लिए ऐसा क्या करेंगे जो दीदी नहीं कर रही है और कितने दिन में करेंगे। कुछ दिन पहले हमने एक अनाउंसमेंट सुना कि 75 लाख नौकरियां दी जाएंगी बंगाल में। 2019 में 2 करोड़ नौकरी प्रॉमिस की गई थी, 2 करोड़ में 2 लाख अभी तक नौकरी दी नहीं गई है, तो ये 75 लाख का नया फिगर आ गया है सिर्फ बंगाल के लिए। 2 करोड़ तो पूरे इंडिया के लिए दिया गया था। तो पुराने का ठिकाना नहीं है, नया आप वादा करते चले जा रहे हो। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग बंगाल में राजनीति करिए, हमसे कंपटीशन करिए, हम लोग भी चुनावी मैदान में, आप भी हैं, जनता ना जनार्दन है, जनता जो चाहेगी फैसला करेगी। मगर आप यहां पे अशांति क्यों फैला रहे हैं, भाई को भाई से क्यों लड़ा रहे हैं। बस इतना सा हम आप लोगों के थ्रू बोलना चाहते हैं। बाकी अब आप लोग जो जो सवाल पूछना चाहें हम लोग जवाब देने। कोई सवाल हो किसी जी? हाँ, पहले आप बोल रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट हिंदी भाषियों के लिए या हिंदी भाषा के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन क्या कारण है कि लोकल स्तर पर टीएमसी से हिंदी भाषी करेक्ट नहीं होता है? या आप लोग जब से हिंदी प्रकोष्ठ आप लोग बनाए हैं तब से जितने हिंदी भाषियों के संपर्क में आप लोग रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं सामने आई हैं? 2 तरह की समस्याएं आ रही। कुछ लोकल इश्यूज हैं जो मान लीजिए छोटी मोटी है, लॉ एंड ऑर्डर का हो सकता है, या कोई लोकल डीएम ऑफिस में हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कुछ दूसरी तरह की, और जो दूसरी तरह की इश्यूज आ रहे हैं कि भाई आज एक कॉमन इशू जो सब जगह आ रहा है हमारे, खासकर हमारे बहुत सारे भाइयों में, कि वो लोग यूपी बिहार और राजस्थान में वहाँ वो लोग SC ST हैं
मगर यहाँ पे जब आते हैं तो वो SC/ST लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए कोई गुज्जर है या कोई मीना है जो राजस्थान में रिजर्व कैटेगरी SC/ST में आता है, बट जब बंगाल में है तो उनको SC/ST कैटेगरी में नहीं डाला गया। अब ये हम लोग के लिए भी नई जानकारी थी। तो ये अब देखिए, ये कोई एक कलम चलाने से नहीं होगा, इसके लिए कंसल्टेशन करके उस लिस्ट को दोबारा अगर बनाने का जरूरत हुआ तो बनाया जाएगा। दूसरे एक तरह की समस्या आ रही है कि भाई 40, 50, 60, 70 साल पहले जब हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज कोई राजस्थान से आ रहा था या कोई बिहार से आ रहा था, तो उस समय जो एड्रेस बोला गया जमीन के पट्टे पे, उसने उनमें बिहार का एड्रेस लिख दिया या अपने यूपी के गांव का एड्रेस लिख दिया। तो आज डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब लेने जा रहे हैं तो वहां पे वो अड़चने आ रही हैं, तो उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। तो इस तरह की इश्यूज आ रहे हैं जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जिसपे वो लोग, हम लोग को ये प्रकोष्ठ के माध्यम से पता चल रहा है। पहले क्या होता था कि यही हमारा आदमी, हिंदी भाषा भाषी जो हमारा भाई है, वो सरकारी दफ्तर में जा रहा था और वहां पे एक दो टुक जवाब मिल रहा था उसको एक सरकारी बाबू से, और वो लौट के वापस आ जा रहा था। कम से कम अब एक दफ्तर है जहां वो आके बोल सकता है कि मुझे वहां से ये जवाब नहीं मिला, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो। क्या यहाँ बंगाल में भी ऐसे सिर्फ हिंदी प्रकोष्ठ या हिंदी भाषी को लेकर कोई जनसभा करने की योजना है, कोई स्टेट लेवल पर, कि हम लोग लोगों तक जाए, लोकसभा में आए, उसमें क्या आम बात होती है, उसमें बड़ा नेता एक भाषण देता चला जाता है। यहां हमको सुनना, इस प्रकोष्ठ का सबसे बड़ा काम और उद्देश्य कि हमको सुनना है। बोलेंगे, हम अपनी बात जरूर रखेंगे, बट अपनी बात रखने के पहले हमको सुनना भी है लोगों से। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से पहुंच के बात करना चाहते हैं। सर 2019 इलेक्शन में जैसे एक पार्टी को 18 सीट मिला, 40% वोट मिला, करीबन 2,30,28,000 कंप्यूटर पर वोट। तो आमतौर पे तो एक बंगाल में एक धारणा है कि उस पार्टी की तरफ ज्यादा हिंदी भाषी ही प्रभावित होते हैं। इस बार की जो अभी जिस तरह से आपको हिंदी प्रकोष्ठ से आलोचना है, कितना उसको नुकसान होगा आपको? देखिए, चुनाव के दिन क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जनता जनार्दन है। मगर धारणा वाली बात आपने सही कही कि एक धारणा जरूर बनी हुई है, बट ये धारणा सच नहीं है। क्योंकि जब 2011 में दीदी आई थी, 2009, हिंदी भाषा भाषी समाज ने भी तन मन धन से, और खाली देखिए हिंदी भाषा भाषी समाज का खाली वोट, दीदी को वोट देने से नहीं। आज आप सिलीगुड़ी हो, कलकत्ता, कई जगह देखिए हिंदी भाषा नृत्य में, कला में, साहित्य में, हॉस्पिटल, स्कूल सब बना के कंट्रीब्यूट करती है। कंट्रीब्यूशन कई तरह से हो सकता है, तो हम लोग उनको नतमस्तक है, हम लोग उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। बट ये होते 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 क्या हुआ है, आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, उसमें कुछ लोग जो है वो छूट जा रहे हैं इस प्रोसेस में। हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। रहा बात जो 2019 में हुआ, वो एक, हम लोग भी बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाए। वो चुनाव हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ सिखा गया हम लोगों को। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सीखे और उस गलती को दोबारा ना करे और दूसरी नई गलतियों होने से भी बचा ले। तो ये हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। रहा बात जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं यही कह रहा था कि 2019 में उसने बहुत सारे वादे किए थे। कोविड मार्च 20 में आया है, 2019 मई से लेकर मार्च 20 तक कोविड नहीं था। तो मैं तो आप लोगों से के माध्यम से उस पार्टी से जवाब मांगना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री, 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा हूं कि आपने जिस नाम से वोट मांगा था वो वोट आपको मिल गया। भारत की जनता ने आपको वोट दिया, 303 लोग आपको मिल गए। मैंने उसके बाद आपने कसम खाई थी, जैसे कि हमारे सीएम ने भी कसम खाई थी, चाहे मैंने वोट दिया हो चाहे नहीं दिया, आप मेरे लिए काम करेंगे। मैं वो काम देखना चाहता हूं, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।